नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है ब्लड कंपोजिशन एंड फंक्शंस। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ब्लड के अंदर दो भाग होते हैं। एक भाग होता है सेलुलर पोर्शन यानी कोशिकीय भाग, और दूसरा भाग होता है उसका लिक्विड यानी तरल भाग। तो उसका जो तरल भाग होता है उसको हम कहते हैं ब्लड प्लाज्मा, और दूसरा जो सेलुलर पार्ट होता है उसको हम कहते हैं ब्लड कॉर्पसल्स यानी रक्त कणिकाएं। तो एक तो उसमें रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं और दूसरा रक्त कणिकाओं को सस्पेंड रहने के लिए मीडियम के रूप में ब्लड प्लाज्मा पाया जाता है। तो ब्लड प्लाज्मा को पहले देखते हैं कि उसमें कितना प्रतिशत सॉलिड पाया जाता है, कितना प्रतिशत वाटर कंटेंट पाया जाता है, वो हम देखेंगे। टोटल जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो पूरे रक्त का 55% भाग ब्लड प्लाज्मा के रूप में पाया जाता है, यानी तरल भाग उसका होता है। उस तरल भाग में से जो 55% है उसमें फिर हम देखते हैं कि उसका मेजर पोर्शन जो है वो है वाटर, पानी, जो कि 91 to 92% तक पाया जाता है। और उस पानी के अंदर यानी लिक्विड मीडियम के अंदर कुछ सॉलिड्स डिजोल्व फॉर्म के अंदर रहते हैं, वो मिल करके और पूरा ब्लड प्लाज्मा बनाते हैं। तो इस सॉलिड में क्या क्या भाग होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, वो हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा आज। सबसे पहले देखते हैं कि जो इसका ब्लड प्लाज्मा होता है वो ब्लड प्लाज्मा क्या काम करता है। जैसे ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर हम जो भोजन करते हैं वो ब्लड के थ्रू रक्त के माध्यम से हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचता है। तो सिंपल सी बात है कि रक्त के माध्यम से पहुंचता है, तो हमारा जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स है वो सारे के सारे ब्लड प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। जैसे डाइजेस्टेड फॉर्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट है तो वो ग्लूकोज फॉर्म में पाया जाएगा, अगर प्रोटीन है तो वह एमिनो एसिड्स के रूप में पाया जाएगा, या फैट है तो फैटी एसिड्स हो सकते हैं, ग्लिसरॉल हो सकते हैं, या फैट मॉलिक्यूल हो सकते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो ब्लड प्लाज्मा में डिजोल्व फॉर्म में पाए जाते हैं। जो हमारे कैटायन होते हैं, जो एनायन होते हैं, वो भी इसमें पाए जाते हैं। कैटायन यानी सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, ये सारे जो पॉजिटिव आयंस हैं वो कैटायन के रूप में यहाँ पाए जाते हैं। इसी तरह से कुछ नेगेटिव आयंस है जो एनायन के रूप में पाए जाते हैं। क्लोराइड है, फॉस्फेट है, बाइकार्बोनेट्स है, इस तरह के कई सारे कंपोनेंट्स एनायन के रूप में पाए जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमें भोजन का एक दूसरा जो भाग जो हमें अति आवश्यक होता है वो होता है विटामिन। तो विटामिन हमारे भोजन के साथ में हम लेते हैं, अनिवार्य रूप से वो हमारे भोजन का हिस्सा होता है। उसके बिना हमारे शरीर का संपूर्ण विकास या संपूर्ण जो संचालन है वो सही तरीके से संभव नहीं होता है। इसलिए उसमें विटामिन पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के विटामिन, विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, डी, ई, के, जितने भी प्रकार के विटामिन होते हैं वो भी हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, ब्लड में पाए जाते हैं। तो नेचुरली ब्लड प्लाज्मा में डिजोल्व फॉर्म में वो पाए जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे पार्ट, ऐसे कंपोनेंट जो ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, और वो होते हैं हमारे कुछ ऐसे प्रोटीन जो हमारी बॉडी के अंदर समय समय पर कुछ रिपेयर की आवश्यकता होती है, कुछ नए टिश्यू बनाने की आवश्यकता होती है। उस समय हमारे पास में जो रॉ मटेरियल के रूप में होते हैं वो एमिनो एसिड्स होते हैं, और एमिनो एसिड्स के द्वारा कुछ ऐसे प्रोटीन्स बन जाते हैं जो हमारे ब्लड के अंदर पाए जा सकते हैं। एल्ब्यूमिन पाया जाता है, ग्लोब्यूलिन पाया जाता है, फाइब्रिनोजन होता है। इस प्रकार के
प्रोटीन जो है वो भी ब्लड प्लाज्मा में डिजोल्व फॉर्म के अंदर हो सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो है वो डिजोल्व फॉर्म में प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। तो ये प्लाज्मा का पोर्शन इस तरह से बनता है ब्लड का। फिर दूसरा भाग आता है इसका सेलुलर भाग, यानी कोशिकीय भाग, जिनको ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं, रक्त कणिकाएं कहते हैं। ये रक्त कणिकाएं हम सभी जानते हैं कि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। आरबीसी होती है जिसको रेड ब्लड कॉर्पल्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी होती है जिसको वाइट ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं, और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स, इनके दूसरे नाम ये भी हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि ये 3 प्रकार की कॉर्पसल्स रक्त के अंदर कणिकाओं के रूप में पाई जाती हैं, कोशिकाओं के रूप में पाई जाती हैं। जैसा कि हमें ध्यान है कि आरबीसी जो होती हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं, जो एरिथ्रोसाइट्स होती हैं, वो स्तनधारियों में कुछ अपवादों को छोड़कर बिना न्यूक्लियस की होती है, यानी उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। कुछ जैसे कैमल है, लामा है, उसके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, बाकी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो ये एक आरबीसी का अगर हम काउंट देखें कि हमारे ब्लड के अंदर कितनी आरबीसी पाई जाती हैं, उसकी संख्या क्या होती है, तो उसकी संख्या हम जब ज्ञात करते हैं तो क्यूबिक मिलीमीटर में ज्ञात करते हैं, क्यूबिक एमएम में ज्ञात करते हैं। और क्यूबिक एमएम के अंदर आरबीसी की संख्या हमारे शरीर के अंदर लगभग 50 लाख क्यूबिक एमएम पाई जाती है, लगभग 50 लाख क्यूबिक एमएम। आरबीसी का जो रंग होता है वो लाल रंग का होता है, और लाल रंग का कारण सभी को पता है। लाल रंग जो होता है वो एक श्वसन वर्णक के कारण होता है, और वह श्वसन वर्णक जो है उसका नाम हीमोग्लोबिन है, जो हमारे शरीर में फेफड़ों से ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ करके और हमारे सेल्स तक, हमारे टिश्यू तक उसको ले जाने का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। वापस वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट के रूप में बनी है, उनको वहाँ से वापस फेफड़ों तक लाने का काम करता है। तो ये आरबीसी बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉर्पसल्स हैं, जो हमारे जीवन चलाने के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरे प्रकार की कॉर्पसल्स है वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, WBC। WBC जैसा कि नाम है उसका वाइट, ये श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, और यह हमारा शरीर का डिफेंस सिस्टम बनाती है। हमारे शरीर की जो इसका जो रक्षा तंत्र है, जो रक्षा प्रणाली है, उसको बनाते हैं। यानी हमारा इम्यून सिस्टम WBC के द्वारा बनता है। WBC की संख्या सामान्यतः 10,000 क्यूबिक एमएम के लगभग पाई जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये जो WBC है, जो ल्यूकोसाइट्स है, उसका अगर हम हिस्टोलॉजिकल उसकी स्टडी करें तो हम उसके 2 पार्ट पाते हैं। एक पार्ट होता है उसका ग्रेन्युलोसाइट्स, यानी कुछ उसमें ऐसी कोशिकाएं होती हैं, कुछ ऐसी कॉर्पसल्स होती हैं जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ग्रेन्यूलर अपीयरेंस होने के कारण इनको ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। और दूसरा पोर्शन होता है जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्युलर अपीयरेंस नहीं होता है, ग्रेन्यूल्स नहीं पाई जाती हैं, इसलिए उनको कहते हैं अग्रेन्युलोसाइट्स। अब देखते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स कौन कौन सी है। तो ग्रेन्युलोसाइट्स ईओसिनोफिल हैं, यानी ये ईओसिन से स्टेन लेती है, इसलिए इसका नाम है ईओसिनोफिल। ये पूरे जो WBC है, जो पूरी ल्यूकोसाइट्स हैं, उसका 2.8% भाग बनाती है। दूसरा भाग होता है इसका बेसोफिल्स,
जो बेसिक डाई से स्टेन होती है, बेसिक डाई से स्टेन ये लेती है, उसका कंटेंट पोर्शन जो होता है वो होता है 0.2% के लगभग। तीसरा होता है न्यूट्रोफिल्स, जो ना बेसिक ना एसिडिक, न्यूट्रल स्टेन के प्रति होती हैं, इसलिए ये न्यूट्रोफिल्स है। और इसका पोर्शन सबसे अधिक 65% टोटल ल्यूकोसाइट्स का परसेंट इसके अंदर पाया जाता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो जो ग्रेन्युलोसाइट्स है, यानी इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, इन तीनों में देखते हैं तो इसके जो न्यूक्लियस है, इसके जो केंद्रक है, वो आप देखेंगे ये इस प्रकार के जो इसके मल्टी लोब न्यूक्लियस इसके अंदर पाए जाते हैं। फिर हम दूसरा पार्ट देखते हैं इसका अग्रेन्युलोसाइट्स। अग्रेन्युलोसाइट्स जिसमें एक होता है मोनोसाइट्स जो लगभग 6% उसकी संख्या होती है, दूसरी होती है लिम्फोसाइट्स जिसकी 26% कुल परसेंटेज के अंदर ये पाई जाती है। अब ये जो लिम्फोसाइट्स है, ये लिम्फोसाइट्स हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर जब एंटीबॉडीज बनती हैं उस समय ये लिम्फोसाइट्स से एंटीबॉडीज बनती हैं, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाती हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो रक्त का संगठन है, ब्लड कंपोजिशन है, उसमें एक भाग प्लाज्मा है, दूसरा भाग सेलुलर है। प्लाज्मा में पानी की मात्रा है और दूसरे कुछ सॉलिड्स है। फिर कॉर्पसल्स भाग है, उसके अंदर 3 प्रकार की अलग अलग कोशिकाएं हैं जिनके तीनों के अलग अलग काम हैं। लास्ट वाला जो है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स जिनकी संख्या ब्लड के अंदर लगभग 3 से 6 लाख पर क्यूबिक mm पाई जाती है और इनका मुख्य काम होता है ब्लड क्लोटिंग। जब कहीं से भी ब्लड हेमरेज होता है, किसी भी कारण से ब्लड जब बाहर निकलने लगता है, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस के द्वारा ये ब्लड प्लेटलेट्स ब्लड क्लोटिंग का जो प्रोसेस होता है, जो मैकेनिज्म होता है, उसको ये शुरू करती हैं और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो ये ब्लड प्लेटलेट्स जो एक प्लेट के आकार की हैं, जो एक चपटी आकार की है, उसके कारण इनका नाम ब्लड प्लेटलेट्स पड़ा है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये भिन्न प्रकार की कोशिकाएं जो सब मिल करके और रक्त प्लाज्मा के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म के अंदर रहती है, उसमें तैरती रहती है। और हमारा जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, जो हमारे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज्ड टाइप का है, यानी हमारा ब्लड कहीं भी शरीर में खुले में नहीं बहता है, सारा का सारा रक्त हमारी रक्त वाहिकाओं में, रक्त वाहिनियों के अंदर बहता है, चाहे वो कितनी ही पतली रक्त वाहिनियां क्यों नहीं हो। इस तरह से यह सारे कंपोनेंट मिलकर के और रक्त का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो संपूर्ण रक्त है, वो रक्त हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्यों ये जरूरी है। हम देखते हैं कि अगर थोड़े से समय के लिए भी अगर हमारा रक्त किसी भाग में पहुंचने से रुक जाता है किसी कारण से, तो उसमें झंझनाहट शुरू हो जाती है, यानी वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती है, वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स पहुँचना बंद हो जाते हैं, वहाँ जो मेटाबॉलिज्म हुआ है और मेटाबॉलिज्म के कारण जो मेटाबोलाइट्स जो बने हैं, बाई प्रोडक्ट्स बने हैं, वो वहाँ से वापस रिमूव होना बंद हो जाते हैं। इन सब के कारण ये स्थिति आ जाती है। तो देखते हैं ब्लड के इम्पोर्टेंट फंक्शंस कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है वो है इसका रेस्पिरेशन।
श्वसन, श्वसन क्या है हम सभी जानते हैं, ऑक्सीजन को वातावरण से इनहेल करना, फेफड़ों तक ले जाना और फेफड़ों से रक्त के द्वारा, आरबीसी के द्वारा उस ऑक्सीजन को बाइंड करके और हमारी बॉडी के जितने भी दूसरे टिश्यूज हैं वहां तक पहुंचाना और वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लाना और बाहर छोड़ना, ये है श्वसन। तो हमारे रक्त के अंदर जो आरबीसी पाई जाती है उसमें हीमोग्लोबिन एक पार्ट होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को जोड़ करके, हीमोग्लोबिन 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.36 सीसी ऑक्सीजन को कैरी करने का, वहन करने का क्षमता रखता है। तो ये रेस्पिरेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, फंक्शन हो गया ब्लड का। दूसरा फंक्शन है इसका न्यूट्रिशन। हम सभी जानते हैं कि जो हम भोजन करते हैं वह भोजन हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जाता है, हमारे पाचन तंत्र में जाता है और पाचन तंत्र उन बेसिक फूड स्टफ्स को, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट, इन तीनों को एंजाइमेटिक एक्टिविटी के द्वारा तोड़ करके उसके जो मूल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो उसके बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उसके अंदर उसको तोड़ देते हैं। और जब उनके बेसिक कंपोनेंट्स में जब एंजाइम तोड़ देते हैं तो वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल बन जाता है और वह डाइजेस्टेड फूड मटेरियल हमारी एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं, एब्जॉर्ब होकर के और हमारे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में जाते हैं। जो हमारा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है वो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इन डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को वहां से उठा करके और ब्लड के माध्यम से, यानी ब्लड के प्लाज्मा के अंदर वो एंटर हो जाता है, उसका भाग बन जाता है और फिर ब्लड के माध्यम से वो ट्रांसपोर्ट होकर के और शरीर के विभिन्न हिस्सों तक, विभिन्न कोशिकाओं तक, विभिन्न टिश्यूज तक, विभिन्न ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम अगर कोई करता है तो वो करता है ब्लड। जितने भी प्रकार के डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, या हम अगर किसी भी प्रकार की अगर कोई मेडिसिन लेते हैं तो उसको भी हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का काम ब्लड ही करता है। तीसरा फंक्शन है इसका एक्सक्रीशन, यानी उत्सर्जन। हमें पता है कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वह होता है कोशिका के स्तर पर। कोशिका के स्तर पर जब मेटाबॉलिज्म होता है तो वहां कुछ ऐसे मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं जिसको वेस्ट प्रोडक्ट्स कहते हैं। वो वहां पर किसी काम के नहीं होते हैं, इसलिए वहां से उनको हटाया जाना अनिवार्य होता है। जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, इस प्रकार के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स ब्लड के द्वारा, ब्लड के अंदर मिला दिए जाएंगे। जिस ऑर्गन में, जिस टिश्यू में ये वेस्ट प्रोडक्ट्स बने हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं या और कोई दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, वो बने हैं तो वो ब्लड के माध्यम से वापस किडनी तक पहुंचाए जाते हैं। किडनी उसको वहां से फिल्टर करके और रिमूव कर देती है, एलिमिनेट करने का काम करती है। इसी तरह से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो लीवर में आकर के उसके प्रोसेस होता है, तो वहां से ला करके लीवर तक पहुंचाते हैं, वहां इसकी प्रोसेसिंग होती है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारी स्किन के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं, तो वो स्किन तक पहुंचाने का काम करते हैं। कुछ ऐसे बाई प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल तक पहुंचाए जाते हैं, वहां से वो एलिमिनेट होते हैं। इस तरह से जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे रक्त के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से टिश्यू से कैरी करके, टिश्यू से वहन करके, ट्रांसपोर्ट करके और विभिन्न जो एक्सक्रीटरी
प्रोडक्ट एलिमिनेट करने के जो सिस्टम है, किडनी, स्किन, इंटेस्टाइन एटसेट्रा, वहाँ पर ला करके उसको बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन है टेम्परेचर रेगुलेशन। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म के कारण उसमें एक हीट एनर्जी बनती है और वह हीट एनर्जी बॉडी के अंदर से बाहर लाना ज़रूरी होता है, अन्यथा वहाँ का टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि वहाँ के जो एंजाइम्स है वो काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ही हमारे जो एंजाइम्स है वो काम करते हैं। उसके बाद में एंजाइम डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए वहाँ का टेम्परेचर 37 डिग्री मेंटेन रखना अति आवश्यक होता है। अगर गर्मियाँ हैं तो अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ब्लड के माध्यम से उस टेम्परेचर को ब्लड एब्जॉर्व करके और बॉडी की सरफेस पर लाता है, और बॉडी की सरफेस यानी हमारी जो स्किन है, स्किन के ऊपर पसीने के द्वारा, इवेपोरेशन के द्वारा उसको टेम्परेचर को कम कर दिया जाता है। इवेपोरेशन से टेम्परेचर डाउन होता है और वो जो डाउन टेम्परेचर है वो ब्लड के द्वारा वापस सर्कुलेट करके पूरी बॉडी में मेंटेन रखा जाता है। इसी तरह से सर्दियों के अंदर हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना जरूरी है, क्योंकि हम जो है वो होम्योथर्मिक एनिमल्स है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर एक समान होना अनिवार्य है। तो उस समय भी ब्लड जो है बाहर की तरफ उसका सर्कुलेशन कम हो जाता है, इसलिए बाहर के टेम्परेचर को अंदर की तरफ वो नहीं ले जाता है और उसको बाहर की जो हमारी स्किन की जो ब्लड वेसल्स है वो श्रिंक हो जाती है, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम हो जाता है। तो ये इस तरह से टेम्परेचर को कंजर्व किया जाता है। तो इस तरह से हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन ब्लड के द्वारा मेंटेन होता है। मेंटेनेंस ऑफ पीएच, हमारी बॉडी का एक निश्चित पीएच होता है और उस पीएच को मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कुछ बफर्स होते हैं, उनको ब्लड के द्वारा बॉडी के अंदर सर्कुलेट किया जाता है, जिसके द्वारा पीएच मेंटेन होता है। हमारा डिफेंस सिस्टम, हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर रोगों से लड़ने के लिए एक अद्भुत क्षमता पाई जाती है। कोई भी पैथोजेंस, कोई भी प्रकार के जीवाणु, कोई भी प्रकार के वायरस, कोई भी प्रकार के दूसरे जो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे अंदर प्रवेश करके और रोग उत्पन्न करते हैं, उनको शरीर में प्रवेश करते ही तुरंत उसको पहचान करके उसके ऊपर हमला करके उसको नष्ट किया जाता है। वो एंटीबॉडीज के द्वारा नष्ट किया जाता है, फैगोसाइटिक एक्टिविटीज़ के द्वारा नष्ट किया जाता है। तो ये सारी की सारी जो हमारी ल्यूकोसाइट्स है वो इस सिस्टम को संभालती हैं। इसलिए ब्लड का एक बहुत बड़ा काम डिफेंस का होता है। ब्लड क्लॉट, अगर कहीं से ब्लड हेमरेज हो रहा है, उस हेमरेज को रोकने के लिए उसके अंदर जो प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, फाइब्रिनोजेंस पाए जाते हैं, वो सब मिलकर के ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जो ब्लड के द्वारा किया जाता है। इसी तरह से ऑस्मो रेगुलेशन, हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है उस फ्लूइड का एक निश्चित कंसंट्रेशन होता है। उस कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए ब्लड वाटर कंटेंट को अंदर ले जाता है, अधिक होता है तो, और अगर वाटर कंटेंट वहाँ पर बढ़ जाता है तो वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। इस तरह से उसमें ऑस्मो रेगुलेशन का काम भी हमारे ब्लड का बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। धन्यवाद।